सब लोग संजो कर बैठे हैं, दबा कर बैठे हैं, और वो 30 जब समाप्त होने का समय आता है तो आनंद की अभिव्यक्ति को औचित्य भंग के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। ये देश का बच्चा बच्चा ये बोलता है, कहीं पर भी जाए, बंगाल में जाए, तमिलनाडु में जाए, गुजरात में जाए, महाराष्ट्र में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? वो इसलिए बोलना पड़ता है सभापति महोदय कि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका आरोपित की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है। संविधान के अंदर इसकी बड़ी क्लैरिटी है, मगर जनमानस के अंदर, दुनिया के अंदर एक संशय था। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साहस के कारण आज ये कलंक हम पे जा रहा है। धारा 370 सभापति महोदय भाषण हुए, धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ती है। धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है, धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। सभापति महोदय, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, ओवैसी साहब और एक दो लोगों के अलावे किसी ने विरोध धारा 370 हटाने का नहीं किया है। स्पष्टता से धारा 370 वो भी चाहते हैं न हटे, मगर साहस नहीं है कहने का, साहस नहीं है। और वो भी चाहते हैं धारा 370 हटे, मगर वोट बैंक बीच में आती है कि हमारी वोट बैंक क्या सोचेगी। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी और ये एक क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सत सत नमन करना चाहता हूं। जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने साहस का परिचय दिया और धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सभापति महोदय, मेरी बात धारा 370 की बाद में करूंगा। पहले काफी सारे सदस्यों ने हिस्सा लेते हुए कुछ चीजों के बारे में जानना चाहा है, कुछ मुद्दे भी उपस्थित किए, इसका मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। काफी सारे विपक्ष के सभ्यों ने कहा है, सम्मानीय सदस्यों ने कहा है कि ये यूटी हमेशा के लिए है या क्या? यूटी क्यों बनाई है? यूटी कब तक रहेगी? मनीष तिवारी जी ने कहा, बहन सुप्रिया सुले ने कहा, अधीर रंजन जी ने भी कहा। मैं मगर स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने और विशेषकर घाटी के लोगों के सामने, जम्मू के लोगों के सामने, कि जहां तक यूटी का सवाल है, परिस्थिति सामान्य होते ही उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं। और मैं आगे भी कहना चाहता हूं, मान्यवर, एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं अधीर रंजन चौधरी जी ने एक और सवाल उठाया कि 370 गई तो अब क्या 300 नहीं। अधीर रंजन चौधरी जी ने एक और सवाल उठाया कि यूएन में है, आप कैसे कर सकते हो? मैंने उनसे स्पष्टता मांगी।
देखिए, मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर 1948 से हुआ यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग है या नहीं। एक रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट कैसे ला सकते बोलने दीजिए प्लीज। आप तो गृह मंत्री, आपको सारे जानकारी है। मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को अभी तो बाइफर्केट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो ये स्थिति क्या होगा, इसके ऊपर आपका क्या विचार होगा। और ये भी मैंने कहा आई वांट टू बी एनलाइटेंड बाय यू। ये और मैं और दूसरे आपको उठाया कि पीओके की स्टेटस क्या होगा। ये दो बात उठाया था मैंने, क्योंकि पीओके के बारे में आपकी जो विधायक है इसमें कोई इसका जिक्र नहीं है। इसीलिए सभापति महोदय, जो बिल लेकर मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें पीओके और अक्साई चिन्ह दोनों का उल्लेख है और एक एक इंच जमीन का उल्लेख है। जहां तक यूएन का सवाल है, सभापति महोदय, मैं थोड़ी इसके इतिहास में जाना चाहता हूं। 1 जनवरी 1948 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 35 में रेफरेंस किया गया। 20 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने यूएन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान UNCIP को सेटअप किया और 13 अगस्त 1948 को UNCP के प्रस्ताव को भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार कर लिया। मगर जब प्रस्ताव स्वीकार हुआ, उसमें प्रस्ताव का पहला और दूसरी दो चीजें थी, दो धाराएं थी और तीसरी धारा भी थी। दूसरी धारा, पहली धारा में क्या था कि कभी भी किसी भी देश की सेना किसी भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगी। और जिस दिन 1965 के अंदर पाकिस्तान की सेनाओं ने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करा, उसी दिन ये प्रस्ताव खारिज हो गया था, क्योंकि 1 और 2 नहीं होता है तो 3 का सवाल ही नहीं आता है। इसलिए इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ना कोई बाधक है। एक ग्रुप अपना सदन संपूर्ण अख्तियार रखता है जम्मू और कश्मीर के राज्य के डिवीजन। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, दूसरा हुआ कि जब शिमला समझौता हुआ, इसको भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इसको रिकॉर्ड पर लाया। श्रीमती इंदिरा जी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और शिमला समझौते ने इस बात को दोहराया है। इसलिए यूएन का जहां तक मामला है, भारत की सीमाओं के अंदर कोई भी निर्णय लेने के लिए भारत के संसद के दोनों सदनों को पूरा संवैधानिक अख्तियार है, वो स्पष्ट हो गया। सभापति महोदय, मनीष जी ने बड़ा एक इतिहास का लंबा आरोपण यहां पर किया पृष्ठभूमि समझाने के लिए। वो इससे कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, मगर एक सीमा पर आकर वो रुक गए इतिहास में। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने इतिहास तो कहा कि भारत ने अपनी सेनाएं भेजी, सेनाओं ने खदेड़ा घुसपैठियों को, और घुसपैठियों के स्वांग में जो पाकिस्तान की सेना के जवान थे, अधिकारी थे, उनको। मगर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, जब हमारी सेना विजयी हो रही थी तब, और ये सारा यश दिया उन्होंने कि जवाहरलाल जी के नेतृत्व में ये सब हुआ, जवाहरलाल जी के कारण हुआ, और दैट इज वाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। मगर सभापति महोदय, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेना विजयी हो रही थी, सेना काफी पाकिस्तानी कबलाइयों के क्षेत्र में अधिकार में आए हुए हमारा हिस्सा जीत कर आई थी, तो अचानक एक तरफा शस्त्र विराम किसने कर दिया? किसने किया? मैं मनीष जी बताना चाहता हूं, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और इसी के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है। इसी के कारण पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। अगर सेनाओं को छूट देते
हमारा पूरा हिस्सा जीतने की, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पूरा का पूरा भारत का अधिकृत होता है। उन्होंने कहा कि ये किया वो किया। मैं पूछना चाहता हूं भाई, बाद में नहीं ठीक है, 47 में गिलगिट और बाल्टिस्तान मेजर ब्राउन उसको दे दिए। मैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की ही बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि इन्होंने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का रेफरेंस दिया। बाद में यूएन का रेफरेंस किया अधीर रंजन जी ने। यूएन में ले कौन गया? कौन ले गया? ढेर सारे दस्तावेज जो है साहब, देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को विश्वास में लिए बगैर आकाशवाणी के रूम में जाकर वायु प्रवचन कर दिया कि भारत इस मसले को 35 सेक्शन के अंदर ले। सेक्शन भी ठीक पसंद करते, शशि थरूर जी को मालूम है ना। ना मत बोलिए, अब आप बोल रही भैया, आप बोल रही आप बैठिए, मैं जवाब देता हूं। भाई आप बैठे तो बैठिए ना, अब मैं बताता हूं। इंटरनेशनल सिचुएशन की तो आज दुहाई आपने भी दिए, मत करिए इंटरनेशनल सिचुएशन क्या होगी, मगर देश हित का जब मामला होता है, हमने निर्णय हमारे देश की स्थिति समझने के लिए था। माननीय अध्यक्ष जी, यूएन में कौन ले गए? यूएन के अंदर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ही ले गए, ये भी इतिहास का मामला। इन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए उनके बारे में ठीक नहीं सोचा जा रहा है। अब इतिहास में तो जो घटनाएं होगी इसी के आधार पर ही सोचा जाएगा। ये घटना के बारे में भी इतिहास कभी न कभी तय करेगा कि सच्ची है, ये ठीक है देश के लिए या नहीं है। मगर मुझे भरोसा है जब भी ये घटना का जिक्र होगा, नरेंद्र मोदी जी को देश सालों सालों तक याद रहे। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि 371 का क्या करो, और बड़े वकील है साहब, मैं तो लॉ पढ़ा नहीं हूं। 371 और 370 के बीच का अंतर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। अस्थायी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है मान्यवर, ये पहले से कहा गया है कि अस्थायी उपबंध है, और 370 हटाने की जरूरत इसलिए है कि वो देश की संसद का अख्तियार वहां पर कम करता है। देश में आगे बताऊंगा, ढेर सारे कानून जो जनता के बारे में अच्छाई के लिए हम बनाते हैं, वो जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचते नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान पेट्रोल डालकर भड़का रहा है, ये 370 के कारण। मैं आगे आऊंगा इस विषय पर। और 371 में पढ़ना चाहता हूं मान्यवर, 371 है, 371 है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन, और ये टेम्पररी प्रोविजन है। दोनों के बीच का अंतर आप समझ लीजिए मान्यवर। और दोनों के बीच में और अंतर क्या है मैं समझाता हूं। मैंने कहा 370 से क्या हो रहा है। 370 से इस देश के कानून की रीच वहां नहीं पहुंचती, वहां के लोगों में अलगाववाद होता है, वहां की असेंबली के मंजूरी के अलावे कोई कानून देश की संसद का वहां नहीं पहुंचता है। और 371 क्या है? 371 मूल जो है महाराष्ट्र और गुजरात, विदर्भ, मराठावाड़, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए विकास के बोर्डों की रचना करना। इसमें क्या आपत्ति है? क्यों भला हम उसको निकाल देंगे? 371A नागालैंड के नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथा, भूमि और संसाधनों के आधार आदि के स्वामित्व के लिए वो असेंबली निर्णय कर सकती। 371B असम, राष्ट्रपति उत्तरी कछार, कार्बी, आंगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल जिलों जैसी जनजातीय क्षेत्रों के विधानसभाओं को विधानसभा की अन्य समिति के गठन में बाहुल्य देंगे। हम ये क्यों निकालेंगे? ये कहीं पर भी देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं है। 370 का और 371 की कंपैरिजन कर
आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देश की जनता सब समझती है 370 और 71 के बीच में अंतर क्या है। मान्यवर, इसी तरह से मणिपुर, आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, ये सारे राज्यों की कुछ बेसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 से 371 जे तक अलग अलग अनुच्छेद लाए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि 370 और 371 का कंपैरिजन हो नहीं सकता, और मैं स्पष्टता करना चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी ये सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोई मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वो आश्वस्त रहे, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक कहा कि 300 जो रास्ता हमने लिया है वो ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी रास्ते पर आपने 2 बार 370 के अंदर संशोधन जवाहरलाल जी के समय में और बाद में इंदिरा जी के समय में किया। उस वक्त वो रास्ता ठीक था, और हम जब समस्या को निर्मूल करने के लिए जा रहे हैं तब रास्ता ठीक नहीं लगता है। रास्ता तो ठीक है, रास्ता आपकी वोट बैंक के आड़े आता है, इसलिए आपको ठीक नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहन सुप्रिया सुले ने काफी सारे सवाल उठाए कि अभी फोन नहीं लग रहे हैं, इतनी सारे सुरक्षा बलों को वहां भेज दिया गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं उनको याद कराना चाहता हूं 89 से 95 तक ऐसा ये तो कुछ नहीं है। मसूदी साहब यहां पर उपस्थित है, क्या हुआ था घाटी के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं। आतंकवाद इतना बड़ा कि सालों तक कर्फ्यू रखना पड़ा था। फोन छोड़िए, खाना पीना, ब्रेड बटर नहीं मिलता था। और ये तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह कर वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक बिगाड़ना चाहता है तो उसको मौका न मिले, बाकी कोई कारण नहीं है। कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। और प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक सकते हो? भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आपका आकर हम सुरक्षा बलों को हटा ले और वहां पर कुछ घटनाएं हो। कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे, ना सुरक्षा बल हटेंगे, ना वहां पर कुछ होगा। इन्होंने कहा कि भाई इनसे चर्चा नहीं होती। सुप्रिया बहन ने कहा अध्यक्ष जी की चर्चा नहीं होती। 70 साल तक चर्चा करते करते थक गए, 3 पीढ़ियां आ गई मगर चर्चा का अंत नहीं आया। तब जाकर ये करना पड़ा है। कितनी चर्चा करे, किससे चर्चा करे? जो पाकिस्तान से प्रेरणा लेते हैं उनसे चर्चा करें, क्या चर्चा करें? हम हुर्रियत के साथ चर्चा करना नहीं चाहते। अब अगर घाटी के लोगों के मन में अगर कोई शंका है, घाटी के लोग हमारे हैं, हम सीने से लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार से रखेगा। अगर उनके मन में कोई आशंका है तो जरूर चर्चा करेंगे महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चर्चा से कोई इनकार नहीं। मगर कुछ फैसले करने पड़ते हैं जब बहुत सारे ऐसे लोग अंदर आते हैं जो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट लेकर चर्चा के अंदर कूद पड़े होते हैं, तब चर्चा करने का माहौल भी बदलना पड़ता है, वक्त भी बदलना पड़ता है और तरीका भी बदलना पड़ता है। और घाटी के लोगों के लिए जहां तक चर्चा करने का सवाल है, मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, घाटी की जनता से हम जितनी जरूर पड़ेगी इतनी चर्चा इनके हर शक और शुबह को दूर करने के लिए करेंगे। और हमारे कामों से भी, हमारे निर्णयों से भी उनको आश्वस्त करा देंगे कि जम्मू कश्मीर बाकी सारे राज्यों से हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि जम्मू कश्मीर ने दर्द को सहा है। नवासी से लेकर 2019 तक 41,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसलिए हमें
कोई उनको विशेष कुछ सरकार ने देना भी पड़ा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्यार से बात कर कर उनके विकास के लिए जो करना है वो 100 कहेंगे तो हम 110 तक जाने के लिए तैयार है। मोदी जी का दिल बड़ा है। मोदी जी ने पहली सरकार में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या हुआ है। आपने कहा कि आप एक और नागा अकॉर्ड करने जा रहे हो और दूसरी और 370 हटा रहे हो। मैं स्पष्टता कर दूं, नागा अकॉर्ड और 370 के बीच में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। कोई ऐसा ब्लंडर जो पास्ट में हुआ था वो हम नहीं करेंगे, इसमें हमें कोई रिलेशन नहीं है। आप इसमें मन में आश्वस्त रहिए। दूसरा, आपका एक स्टेटमेंट है बेकारी के कारण आतंकवाद बढ़ा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। बेकारी, इकोनॉमी, ये हर राज्य की समस्या है। वहां आतंकवाद क्यों नहीं बढ़ा? सिर्फ जम्मू और कश्मीर में क्यों हुआ? क्योंकि वहां 370 का उपयोग कर कर पाकिस्तान ने एक अलगाववाद की भावना को खड़ा किया। अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान को पेट्रोल डालने का मौका मिला और हमारे युवाओं ने गुमराह होकर हथियार उठा लिए। मान्यवर, इसका कोई लेन देन नहीं है। और अगर इकोनॉमी का भी लेन देन है तो मैं बाद में बताता हूं 370 इकोनॉमी के लिए भी कैसे बाधक है, वो मैं बाद में बताता हूं। उन्होंने कहा कि भाई राइट टू एजुकेशन, मैं बाद में इस पर आऊंगा। बालू साहब ने एक आंध्र असेंबली का कि हमने इनसे चर्चा करी थी, हमने इनसे चर्चा करी थी, हमने इनसे चर्चा करी थी। मनीष तिवारी जी बार बार बोले। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से आंध्र और तेलंगाना दोनों राज्यों की जनता को और देश को चर्चा क्या करी। एक प्रस्ताव भेजा जो 2/3 बहुमत से आंध्र की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। आंध्र की असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया। असेंबली और ऊपरी सदन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। फिर भी आपने आंध्र का विभाजन करा। चर्चा क्या करी भाई? क्या चर्चा करी? नहीं, आप बैठे ना, मैं बताता हूं। सवाल मेरी पार्टी की सहमति की या असहमति का नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आप मुझे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? मैं वो विभाजन पर जाता ही नहीं, उचित था या नहीं था। मनीष जी ने प्रक्रिया का सवाल उठाया। आप पहले तत्व को पकड़िए। उन्होंने प्रक्रिया का सवाल उठाया कि स्थानीय लोगों से चर्चा की। अब स्थानीय असेंबली और स्थानीय अपर हाउस की तो मंशा थी कि डिवीजन न हो, फिर आपने क्यों करा? और आपने करा तो हमें क्यों टोक रहे हो भैया? आप बताओ जरा। और कैसे करा था? हम तो बैठकर आमने सामने ठंडे दिमाग से आपसे चर्चा कर रहे थे। सदन के दरवाजे बंद कर दिए गए। टिंगा टोली कर कर उठाकर मार्शलों ने सांसदों को बाहर फेंक दिया। काला दिन आज नहीं है, काला दिन वो था जिस दिन संसद की प्रणयता आपने भंग किया। मैं अभी भी कहता हूं, मैं आंध्र के डिवीजन या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं इस मुद्दे पर नहीं हूं, मैं प्रक्रिया के मुद्दे पर हूं। मैं प्रक्रिया का वर्णन कर रहा हूं। मनीष जी ने सवाल उठाया था, इसलिए मैं इसको कहता हूं। उन्होंने कहा रातों रात आपने एक राज्य को 2 यूटी में बांट दिया। आज से अभी 2 यूटी है। 1975 में पूरे देश को इमरजेंसी डालकर आपने यूटी बना दिया था। हमें मत समझाइए। 1975 में पूरे देश को यूटी बना दिया था। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं फिर से एक कहना चाहता हूं कि यूटी का जवाब, जहां तक सवाल है, लद्दाख यूटी, वो तो लद्दाख वालों की डिमांड जो आपने आज तक पूरी नहीं की थी। जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, परिस्थिति वहां नॉर्मल होते ही उचित समय पर हम तुरंत उस पर पुनर्विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। एक मिनट, मैं बताता हूं। नेहरू जी ने कहा था कि टेम्पररी है और उचित समय आएगा तब हटाएंगे।
70 साल लगे, हमें 70 साल नहीं लगेंगे, इतना मैं जरूर कहना। माननीय सभापति महोदय, सदन के सीनियर सदस्य श्रीमान बालू जी ने एक सवाल उठाया कि संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर के जजमेंट के तहत ये जो बिल लेकर, संकल्प लेकर मैं आया हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उसमें दलील क्या थी? इसके अंदर दलील ये थी कि आर्टिकल 373 अस्तित्व में ही नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, आर्टिकल 373 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये जजमेंट मेरे पक्ष में है बालू साहब। जो आप आर्ग्यू कर रहे हो ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो कैसे किया? हाँ, मैं बताता हूं। उसमें वही जजमेंट के पैरा 5 और 6, आप कमेंट्री पढ़ रहे थे, मैं पैरा 5 और 6 मेरे पास जजमेंट भी है, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, रिकॉर्ड पर रख दूंगा। पैरा 5 और 6 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि संविधान खंडपीठ ने कहा कि आर्टिकल 373 समाप्त नहीं हुआ है। आर्टिकल 373 पूर्णतया आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। और मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक दलील ये आई कि आर्टिकल 371D उसका व्याप इतना नहीं है, एक लिमिटेड उपयोग है। AIR 1961 SC 1519 ये भी संविधान खंडपीठ है। उसने क्या, देयर इज नो रीजन टू लिमिट द वर्ड मॉडिफिकेशन एज यूज इन आर्टिकल 371 ओनली टू सम मॉडिफिकेशन एज डू नॉट मेक एनी such modification legislator can make any radical transformation। आप कुछ भी कर सकते हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि भाई वहां अब उपराज्यपाल चलाएंगे, उसके सलाहकार चलाएंगे। मैं सिर्फ आपको रिकॉर्ड ठीक रहे इसलिए कहना चाहता हूं कि वहां हमने असेंबली का प्रोविजन किया है। जम्मू और कश्मीर यूटी विथ असेंबली है, वहां विधायक भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे और उसका मंत्रिमंडल भी होगा जो जम्मू और कश्मीर का शासन है। इसलिए कोई एडवाइजर के आधार पर इतना बड़ा राज्य चलेगा, ये आपकी दलील के साथ मैं सहमत नहीं हूं। मसूदी साहब ने रेफरेंडम का मुद्दा उठाया। मसूदी साहब, रेफरेंडम तो तभी खत्म होगा जब पाकिस्तान ने 1965 के भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करा। रेफरेंडम यूएन के अंदर अब है ही नहीं और यूएन ने भी इस बात को स्वीकार किया है। और अभी कह रहे हैं कि 72 घंटे से कर्फ्यू है। मैं मसूदी साहब को पूछना चाहता हूं कि एनसी की सरकारें थी और कांग्रेस के समय में जब टेररिज्म ऊपर 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 जा रहा था, कितने घंटों का कर्फ्यू होता था? और अभी कोई वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी नहीं है मसूदी साहब। ये प्रिकॉशनरी है, परिस्थिति जन्य नहीं है। वहां स्थिति बिगड़ी इसलिए कर्फ्यू नहीं डाला है, स्थिति न बिगड़े इसके लिए कर्फ्यू डाला गया। ये दोनों में बड़ा अंतर होता है मसूदी साहब। आप तो जज रहे हो हाई कोर्ट। मुझे लगता था आपका जजमेंट आप कोर्ट करोगे, मगर नहीं करा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ये जजमेंट खोखला है। मुझे लगता था कि आप कोर्ट करोगे, मैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर आ जाया था, मगर अच्छा ही हुआ कि आपने कोर्ट नहीं किया। कुट्टी जी ने कहा कि आपका सांप्रदायिक एजेंडा है। साहब, मैं इस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं। 370 कैसे सांप्रदायिक एजेंडा हो सकता है? क्या जम्मू कश्मीर में हिंदू नहीं रहते हैं?